आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बक्सर का युद्ध। पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था प्लासी का युद्ध, उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखिए कि ये कब लड़ा गया था। 22 अक्टूबर, यानी कि थोड़ा थोड़ा ठंडी सी का टाइम था। 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके क्या कारण थे, उस टाइम का जो स्थिति वो क्या थी। पिछले टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने अपना जो कठपुतली वो था नवाब मीर जाफ़र वो बना दिया। और ये मीर जाफ़र इसे कहा जाता है क्लाइव का गीदड़, और ये क्लाइव के सारे पे काम करता था। अयोग्य था देखा था आपने किस तरह का लालची आदमी था। ज़बरदस्ती षड्यंत्र का सहारा लेके नवाब बन गया क्लाइव की सहायता से। तो अंग्रेज़ों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया। अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती कर वसूला, खूब दबा के खजाना खाली कर दिया। ये बिल्कुल अयोग्य साबित हो रहा था, ये काम कर नहीं पा रहा था कुछ भी। क्लाइव के जाने के बाद वेंसिटार्ट, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइव चला गया था यहाँ से भारत से उसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद, और वेंसिटार्ट था जो बंगाल का गवर्नर बना 1760 में। इस वेंसिटार्ट ने होलवेल के कहने पर, होलवेल याद है ना, ये वही था जिसने ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में लिखा था प्लासी के युद्ध के समय। तो होलवेल के कहने पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। इसे मीर जाफ़र को हटा दिया और इसे मीर कासिम को नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम का टाइम कब तक रहा, 1760 से 63 तक ये मीर कासिम बंगाल का नवाब रहा। यह योग्य शासक था। इसने क्या क्या काम किया, इसने थोड़ा सा पैर पसारे, इसने सेना का पुनर्गठन किया। ये समझ रहा था कि सेना बहुत कमज़ोर है, उसे अगर यूरोपियों के साथ भिड़ाना है, अंग्रेज़ों से के साथ भिड़ाना है, तो उसके लिए उसने तोप व बंदूक बनाने के कारखाने भी स्थापित किए और यूरोपीय तरीके से अपनी सेना का प्रशिक्षण भी किया। मतलब ये काफ़ी योग्य शासक था, महत्वाकांक्षी था, दूरदर्शी था। इन सब बातों का पता हमें चल रहा है। इसने क्या काम किया, जब इसे अंग्रेज़ों ने इसे बहुत ज़्यादा परेशान किया तो मुर्शिदाबाद से हटा के इसने अपनी कैपिटल कहाँ पर कर ली, शिफ्ट मुंगेर में। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि जो बंगाल की राजधानी थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने की, मीर कासिम ने। क्यों किया, क्योंकि अंग्रेज़ों से परेशान था और अंग्रेज़ों से दूरी बनाना चाहता था कि अंग्रेज़ों से थोड़ी दूरी बना लूँ और अपने आप को मजबूत करूँ। ठीक है, 1763 में इसने एक और काम किया। जब इसने देखा कि अंग्रेजी की मोनोपोली हो रही है व्यापार पर, तो इसने क्या किया, समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को समाप्त कर दिया, यानी कि कंपटीशन ओपन कर दिया सभी यूरोपियों के लिए। तो अंग्रेज़ों के ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अंग्रेज़ों ने इसके विरोध के कारण घोषणा कर दी। इसमें छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी गई। कई बार एग्जामिनर जब घुसता है क्वेश्चन में तो वैसे पूछ लेता है, तो उसके लिए ध्यान रखना। कटवा, गिरिया, उदयनाला। उदयनाला के युद्ध में मीर कासिम को हराया और मीर कासिम क्या करता है, अब यहाँ से भागकर अवध चला जाता है। अवध क्यों गया, अब देखते हैं थोड़ा इधर। जैसे इसे अंग्रेज़ों ने परेशान किया, तो जैसे देखते हैं ये रहा हमारा भारत। तो यहाँ पर ये बंगाल था, यहाँ पर से ऐसे खदेड़ा, इधर बैठता है दिल्ली और यहाँ पर पड़ता है लखनऊ, अवध इधर बीच में। तो ये यहाँ से भागकर पहुँच गया अवध में। और अवध की इस टाइम क्या स्थिति है उसे देखते हैं। अब ये आ गया हमारा टॉपिक मेन, बक्सर का युद्ध। तो क्या पढ़ा था हमने, मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघ बनाया। इस टाइम जो अवध था, अवध में जो नवाब थे, वहाँ का नवाब कौन था, शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला के पास ही मुगल सम्राट था जो शाह आलम द्वितीय। ये क्या कर रहा था इस टाइम, अपने जो उसका वजीर था उससे डरा डरा भाग रहा था। ये भागता हुआ ये भी अवध में आ गया था और मीर कासिम भी इधर आके बीच में अवध में आ गया था। तो उस टाइम जो तीनों शक्तियाँ थी भारत की, तीनों शक्तियाँ तो नहीं कह सकती, लेकिन जो भी अथॉरिटी थी वो यहाँ पर आकर, इधर दिल्ली से और इधर पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आकर शिफ्ट हो गई। और इन्होंने यहीं पर अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए तीनों ने मिलकर संघ बनाया। ठीक है, इन तीनों का संघ व अंग्रेज मेजर हेक्टर मुनरो के बीच 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ। ठीक है, इन तीनों ने संघ बनाया कि हम अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हैं। ये तीनों थे, एक तरफ मीर कासिम बंगाल का नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों ने संग बनाकर इधर अंग्रेज़ों की तरफ से कौन आया, हेक्टर मुनरो। ये क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़ रहा था। उसमें ऑप्शन रहते हैं क्लाइव वगैरह, वेंसिटार्ट वगैरह, तो बच्चे वही लगा देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कैप्टन हेक्टर, मेजर हेक्टर मुनरो का सही आंसर है। ये देखने में बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन इनके पास बहुत कम सैनिक थे और वो भी प्रशिक्षित नहीं थे, इसलिए ये युद्ध में लड़े
मीर कासिम हारा। मीर कासिम अच्छे से लड़ा, लेकिन जब उसे अपनी हार निश्चित दिखी तो वो भाग गया, मतलब भाग नहीं कह सकते, समझदारी से निकल गया चुपचाप वहाँ से। और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला को अंग्रेज़ों की शरण में जाना पड़ा। अंग्रेज़ तो चाहते ही थे कि हमारी शरण में आए। अब बंगाल का, सॉरी, जो अवध का जो नवाब था और जो मुग़ल सम्राट था वो अंग्रेज़ों की शरण में पहुंच गए। अब क्या होगा यहाँ पर, ये करेंगे इनके साथ संधि, बहुत अच्छी वाली। अब क्या होगा, बंगाल पर कंपनी का शासन लागू हो जाएगा। मीर कासिम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को नवाब बनाया। थोड़ी सी आगे की कहानी है, सुन लो क्या है कि मीर कासिम को बनाएंगे, पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी मीर कासिम के बाद, तो उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपना जो वो है कठपुतली नवाब बना देंगे। कहने का नवाब होगा, सारी शक्तियाँ इन्हीं के पास होगी, दीवानी मामले वगैरह। तो अब देखते हैं, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उन्होंने संधि की उसके साथ। तो वो संधि कैसे कैसे हुई, ये जो इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों के हाथ लग गई बहुत बड़ी मछली। अंग्रेज़ों को भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह जीत जाएंगे इतनी बड़ी शक्तियों के साथ, और उन्हें इतने अच्छे मौके मिलेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अब अंग्रेज़ों को जब इनके साथ संधि करनी थी मुग़ल सम्राट के साथ, तो उन्होंने वापस से क्लाइव को, जो उनका चाचा था, जो बहुत ज़्यादा मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि क्लर्क से कैसे ये इतने बड़े पद तक पहुंचा था, तो क्लाइव को बुलाया गया वहाँ से, इंग्लैंड से। क्लाइव इंग्लैंड से दोबारा आया और बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। 1765 में ये दोबारा बंगाल का गवर्नर बन गया। उसने शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय के साथ अलग अलग 2 संधियाँ की, जिन्हें इलाहाबाद की संधि कहते हैं। यानी किसी ने जो अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसके साथ एक अलग से संधि की 12 तारीख को, 12 अगस्त का टाइम था लगभग, और 16 अगस्त के टाइम लगभग इलाहाबाद की दूसरी संधि की। किसके साथ, अवध के नवाब के साथ एक, और दूसरी मुग़ल सम्राट के साथ। ठीक है, जो मुग़ल सम्राट के साथ जो उसने इलाहाबाद की पहली संधि की, इसे हटाते हैं, तो उसमें देखते हैं मुग़ल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को स्थायी रूप से सौंप दी। अब यहाँ फैक्ट ये ध्यान देने का है, क्वेश्चन बनता है कई बार कि जब बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने जो संधि की उसमें इन्हें बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त हुई, तो उसे किसने दी, तो वो ध्यान रख रहा, वो ना तो इन्हें दी बंगाल के नवाब ने, ना दी अवध के नवाब ने, बल्कि वो किसने दी, मुग़ल सम्राट ने, शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, इससे मिल गई इन्हें दीवानी। और जो दूसरी इन्होंने संधि की वो किसके साथ की, वो की अवध के नवाब के साथ। तो अवध में कंपनी को बिना चुंगी व्यापार का अधिकार मिला, और 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए इसने, जो क्लाइव ने थे, इनसे लिया। इस 50 लाख की कीमत उस टाइम बहुत ज़्यादा थी, और इस 50 लाख में से इसने अपने पास खुद कितने रखे होंगे वो देखने वाली बात है। इसीलिए इस पर बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसे परेशान किया गया। इंग्लैंड में चिढ़ाते थे इसके परिवार वालों को, बोल के कि ये देखो इंडियन नवाब ऐसे कहते थे। और इनका इतना ज़्यादा वो किया गया बहदून कि बाद में क्लाइव ने सुसाइड भी कर लिया था। चलो छोड़ो, तो क्लाइव की बात थी। इसके बाद भारत का क्या हुआ, तो भारत की जो 2-3 महान शक्तियाँ थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। 1761 के टाइम लगभग मराठा ख़त्म हो चुके थे। 1757 में प्लासी के युद्ध में भारतीय हार चुके थे। और 1764 में तो जो भारत की 3 महान शक्ति था, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुग़ल सम्राट भी इनसे हार गए थे। तो अब अंग्रेज़ों का शोषण का टाइम पूरा स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने लगा दिया बंगाल में द्वैत शासन। अब द्वैत शासन क्या है, इसके बारे में अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। और भारत के हाथों में हमेशा हमेशा के लिए दास्ता लिखा गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।